हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर डिस्कशन किया था। हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अच्छे से देखा था और उसके बाद हमने रॉड कंस्ट्रेंट देखा था। रॉड कंस्ट्रेंट पे बेस हमने एक एग्जांपल भी लिया था। तो आज भी मैं थोड़े एडवांस्ड एग्जांपल्स लेने के मूड में हूँ, मतलब अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी होंगे, जैसे 2-3। पहले आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसके बाद ही मैं थोड़े हायर लेवल के ले सकता हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में हम कुछ बेसिक से एग्जांपल्स लेंगे और उससे ही बढ़ते बढ़ते फिर आगे हम थोड़े अच्छे एग्जांपल्स लेने की ट्राई करेंगे। तो पहले तो एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस एग्जांपल लेंगे। उसमें वो वेलोसिटी ऑफ पुल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक, सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू ब्लॉक्स अपॉन 2 वो नहीं होगा। इसमें बस ये वाला ही फैक्ट यूज़ होगा कि हमारी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है और हर पॉइंट की वेलोसिटी इक्वल होगी या एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। ये वाला फैक्ट यूज़ करके हम इस टाइप का जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला हूँ वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम दिया है, ये देखो। ईजी ही क्वेश्चन है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे जगह देखने मिल जाएगा। वैसे कंस्ट्रेंट मोशन जो टॉपिक है, ये कभी इससे डायरेक्ट सवाल बहुत ही रेयरली ही आता है जेई में तो। लेकिन फिर भी ये आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे की जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसके लिए हमें इसका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। मान लो ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए, और ये एंगल जो हमें दिया हुआ है ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ये स्ट्रिंग इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। हमें ये बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा जो ये ब्लॉक है, ये कुछ, या मान लो ये वाला ब्लॉक आगे की तरफ वी बी वेलोसिटी से जा रहा है। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमें पूछा है कि ये ए ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। तो पहले तो हमने जो 2 मेथड सीखे उन दोनों मेथड का हम यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट मेथड जो मैंने सिखाया था डिफरेंशिएशन वाला, उसे पहले यूज़ करो। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, इस डिस्टेंस को, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट से आप इस डिस्टेंस को मान लो x1। सिमिलरली इस वाले फिक्स्ड पॉइंट से ए से जो दूरी है उसको आप मान लो x2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये आगे बढ़ेगा, हमारा बी ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ज़रूर हमारे x1 की वैल्यू टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 लिखें, यानी कि dx1/dt लिखें, तो वो b के आगे मूव करने की वजह से बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ b के इक्वल होगा। और क्योंकि x1 इंक्रीज़ हो रहा है विद टाइम, तो हम कह सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ b के इक्वल होगा पॉजिटिव में। सिमिलरली यहाँ पे ए की आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी होगी। अगर ये इधर आएगा तो ए इधर आगे जाना पड़ेगा इसे ए को, अगर नहीं गया तो स्लैक हो जाएगी स्ट्रिंग। तो अगर ये इधर आएगा तो हमारे ए ब्लॉक को इधर आगे की तरफ आना पड़ेगा। तो ये जो x2 डिस्टेंस है ये टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसकी जो भी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, लेट से VA, तो ये VA हमारे x2 को घटाएगा। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, -VA, या आप -VA लिख सकते हैं। तो हम इसे -VA लिख सकते हैं। ये चीज़ तो आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट्स आप किस तरीके से इंट्रोड्यूस इसमें कर सकते हो, पहले तो देखो, इसे आप कांस्टेंट नहीं मान सकते हो क्योंकि ये टाइम के साथ बढ़ेगा। तो स्ट्रिंग लेंथ तो आप जानते ही हो कि कांस्टेंट रहेगी। ये जो स्ट्रिंग की पूरी जो भी लेंथ रहेगी, लेट से अगर L है इसकी पूरी लेंथ, तो ये L टाइम के साथ नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। हम जानते हैं कि इनएक्सटेंसिबल, अनब्रेकेबल, रिजिड होती है स्ट्रिंग, तो उसकी लेंथ टाइम के साथ नहीं बदलती है। तो अगर ये पूरे स्ट्रिंग की लेंथ L है, तो ये जो ये अगर x2 है तो बचा हुआ जो इधर है ये कितना होगा, L - x2 हो जाएगा, x² नहीं x2।
अगर ये x2 है, पूरे की लेंथ l है, तो बचा हुआ ये जो है इसका कितना हो जाएगा लेंथ, l माइनस x2 हो जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये हाइट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट है। तो लेट से ये हाइट y है। तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे तो आप कह सकते हो कि x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को वापस हमेशा की तरह टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो y का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बिकॉज y इज़ कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x1 इंटू dx1/dt, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल माइनस x2, और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन फिर माइनस इंटू dx2/dt। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम सिर्फ dx2/dt लिखते, बट x2 का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये आएगा। डिफरेंशिएशन इतना तो आता ही होगा, मैं ये सब सिखाने नहीं बैठूंगा अभी। तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। x1 इंटू dx1/dt, dx1/dt को हम ऑलरेडी v भी लिख चुके हैं, और ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये जो है हमें गिवन है क्वेश्चन में। और dx2/dt को जो है हमने माइनस वी ए लिखा है, तो माइनस dx2/dt को हम वी ए लिख सकते हैं, तो l माइनस x2 इंटू वी ए। सो इजीली हमारा यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस x2 बाई x1 इंटू वी ए। तो यहाँ पे अगर आप l माइनस x2 बाई x1 निकालो तो ये थीटा है, ये x1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x1 बाई एल माइनस x2 हो जाएगा कॉस थीटा, तो l माइनस x2 बाई x1 कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसे आप क्या कह सकते हो, सेक थीटा, क्योंकि ये एंगल हमें थीटा गिवन था। तो वी बी की वैल्यू हमारे पास आराम से आ गई, वी ए सेक थीटा। तो पहले तो इस वाले मेथड से हमने किया। अब ये मेथड हो जाता है थोड़ा सा लॉन्ग, सोचना पड़ता है, हल्का दिमाग लगाना पड़ता है। वैसे अगर प्रैक्टिस रहेगी तो ये मेथड भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट फिर भी इसके लिए थोड़ा तो दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ता ही है। तो हम एक शॉर्टर मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसे हम अपना मेथड 2 कहते हैं। यह हमारा मेथड 1 हो गया, हम मेथड 2 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग किसी भी एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। तो लेट से ये जो हम मान लेते हैं ये हमारा रेस्ट पे है, तो इसके स्ट्रिंग के अलोंग जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो वी बी की अगर आप स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकालना चाहो तो वी बी इस दिशा में है, ये एंगल हम अगर निकालें तो दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, सॉरी ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो स्ट्रिंग के अलोंग, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने वी बी निकाल लिया है, वी बी तो हमें गिवन है, हमें वी ए निकालना था। तो सेक थीटा को नीचे भेज दो तो वी ए की वैल्यू वी बी कॉस थीटा आ जाएगी। यहाँ पे मैंने गलती से वी बी निकाल लिया। तो वी बी के टर्म्स में हमें क्योंकि आंसर चाहिए था, क्योंकि बी की वेलोसिटी गिवन थी ना क्वेश्चन में, तो वी बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो सेकंड मेथड में यहाँ पे देखो, ये वी बी का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी बी का कॉस थीटा। तो अलोंग द स्ट्रिंग हम जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम बी की अगर वेलोसिटी लिखे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो पॉइंट ए वी ए वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, और दोनों की जो है स्ट्रिंग के अलोंग ही वेलोसिटी है। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना, अलोंग द स्ट्रिंग, ये हमेशा अपने मन में रखना है, वी बी कॉस थीटा माइनस वी ए, और ये इक्वल टू 0 होगा बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास वापस वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा आ गया, बट बहुत जल्दी आ गया। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं इसे हैंडल करने के। सेकंड मेथड जो है बहुत ही इजी है, आप मन में खुद आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो, पेन पेपर पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट इस वाले मेथड में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बट कोई अगर आपके सामने बंदा कोई एडवांस्ड क्वेश्चंस रख देगा तो उसमें आप देखोगे कि ये वाला मेथड जो है आपको बहुत हार्ड लगने लगेगा, आप यूज़ भी करने जाओगे तो वो बहुत हार्डर हो जाएगा। इसलिए ये मेथड हमें पता होना चाहिए। मैं इसी वाले क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन लूँगा जिसमें ये वाला मेथड आपका यूज़लेस साबित हो जाएगा, ये यूज़ करना बहुत हार्ड पड़ जाएगा, और ये मेथड रिलेटिवली इजी पड़ेगा। वो थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन होगा तो ये भी हार्ड ही होगा, बट रिलेटिवली इजी होगा। तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस ही एक सवाल है।
तो इसे मैं आपको जो है डायरेक्टली जो हमारा सेकंड मेथड था उससे करूँगा, लेकिन आपको जो है मैं एक हिंट यहाँ पे दूंगा और आपको फिर इसे फर्स्ट मेथड से खुद अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखो सेकंड मेथड से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए और बी ब्लॉक की आगे की तरफ, यहाँ पे राइट में वी बी वेलोसिटी गिवन है। तो इजीली हम यहाँ पे वापस अपना सेम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसे आगे ऐसे एक्सटेंड करो, ये एंगल भी बीटा आ जाएगा। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो है इस ब्लॉक की वी बी कॉस बीटा वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, है ना। और अगर ये ए ऐसे करके आगे जाएगा तो हमारा जो है सॉरी बी अगर ऐसे करके आगे जाएगा तो हमारा ए भी आगे आएगा, तो इसकी भी आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी वी ए रही होगी। तो वी ए का भी कंपोनेंट जो है अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या आ जाएगा, वी ए कॉस अल्फा, सॉरी वी ए कॉस अल्फा इसका अलॉन्ग द स्ट्रिंग कंपोनेंट आ रहा है। तो ऐसे दोनों के स्ट्रिंग के कंपोनेंट दोनों के अलॉन्ग द स्ट्रिंग कंपोनेंट एक ही सेंस में है। तो यहाँ पे हम अगर इसकी इस वाले पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट अगर वेलोसिटी लिखे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखे, तो वो ज़ीरो होगी। दैट इज वी बी कॉस बीटा माइनस वी ए कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे हमारे पास वी ए की वैल्यू इजीली क्या आ जाएगी, वी बी कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जो है मैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो अगर इस टाइप के आपको मिले। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं लूँगा, आप वो खुद भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर वेरिएबल सॉल्व करना आता है तो न्यूमेरिकल्स तो बस आपको कैलकुलेशन वहाँ पे करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये एंगल कुछ भी दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे ये हमें 30 डिग्री दिया हुआ है बीटा, ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, और साथ ही में वी बी की वेलोसिटी 20 दी है। तो 20 इंटू कॉस 30 डिग्री दैट इज़ √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री है, तो ऊपर लाओगे तो 2/1 हो जाएगा, 1/2 होता है तो ऊपर आओगे तो 2/1 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 20√3 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। जिसमें भी दी हो, अगर सेंटीमीटर्स पर सेकंड में दिया है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएगा ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम्पल पे बेस्ड, तो वो तो आप खुद भी हैंडल कर सकते हो। अब इसे फर्स्ट वाले मेथड से कैसे करें, और फर्स्ट वाले मेथड से आपको करना है क्योंकि उस मेथड का भी आपको आदत होना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन पे पूछ ले तो ये मेथड हमेशा वर्क नहीं करेगा। देखो ये जो लेंथ है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये जो पुली से हमारे इस ग्राउंड की हाइट है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसे आप कुछ भी मान लेना अपने हिसाब से, मान लो h मान लेना। ये इस डिस्टेंस को मान लेना कुछ x1 लेट से, इस डिस्टेंस को मान लेना x2। अब देखो ये x2 को जो है हमारा vb वेलोसिटी से अगर आप dx2/dt निकालोगे, मैं यहाँ पे ये सब भी बता ही देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसी रेट से x2 इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप dx1/dt निकालोगे तो ये माइनस ऑफ v हो जाएगा, क्योंकि इस रेट से ये क्या कर रहा है, घट रहा है, x1 डिस्टेंस इसी रेट से घट रहा है। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे इस वाले ट्रायंगल में पहले, तो इस वाले ट्रायंगल में पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये वाले लेंथ की, ये लेंथ की आपको वैल्यू मिल जाएगी। मतलब क्या मिलेगी, √h² + x1²। फिर यहाँ पे आप L माइनस √h² + x1² ऐसे मान के फिर इसे आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इजीली आपके रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये सब तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, मैनिपुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड में ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, आप अपने हिसाब से इसे ट्राई कर लेना। जो भी आंसर हो नीचे कमेंट्स में बता देना, हो सकता है किसी को इसका और एक शॉर्ट मेथड मिल जाए, मैं ये तरीके से कर रहा था, तो वो भी अगर मिले तो वो भी कमेंट्स में बता देना, दूसरों की आपके दोस्तों की हेल्प हो जाएगी। तो यार यहाँ पे ये एक थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, इसमें जो हमने सेकंड मेथड डिस्कस किया था वो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड इक्वेशंस आ जाएगी जो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे।
तो इसमें जो है आपको फर्स्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले से जो स्टार्टिंग से मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें जिस जिस इंसान ने कंजूसी की है उससे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़े डिस्टेंसेस यूज़ करना थोड़ा हार्ड पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को थोड़ा प्रैक्टिस है तो वो खुद कर सकता है। मैं यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट मेथड आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या करो, हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, एक एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो। तो यहाँ से देखो ये हमें बी ब्लॉक ऐसे करके दिया है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ वी बी है। तो ये ऐसे जब आगे की तरफ जाएगा तो अगर ये डिस्टेंस लेट से x1 है तो ये x1 टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अगर हमें कोई पूछे कि dx1/dt क्या होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ x1 ही डायरेक्टली, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, vb हो जाएगा प्लस vb, बिकॉज x1 इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और अगर इसके लिए आप अगर कुछ लिखना चाहो ऐसे टाइप का इक्वेशन, तो आप क्या कर सकते हो, इसे x2 मान सकते हो। तो ये क्योंकि देखो अगर ये आगे आएगा तो हमारी स्ट्रिंग उठेगी, थीटा एंगल बढ़ेगा, तो थीटा एंगल बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ की ये ऊपर आएगी, तो ज़रूर हमारे ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कुछ होगी, लेट से वी ए। तो इसके ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी तो x2 जो है टाइम के साथ घटेगा। तो अगर हमें कोई कहे कि dx2/dt क्या होगा, तो वो हम कह देंगे माइनस ऑफ वी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो ये x1 है, ये x2 है, तो ये इस लेंथ को आप क्या कह सकते हो, पूरे स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है जो कि कांस्टेंट रहेगी, तो हम इसे कह सकते हैं l माइनस x2 माइनस x1, राइट। अब देखो अब क्या ले सकते हैं, इसे हम क्या ले सकते हैं, अगर ये पूरा इतना जो लेंथ है इसे हम मान ले कुछ d है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम ले सकते हैं d माइनस x1। और यहाँ पे कांस्टेंट अगर इंट्रोड्यूस करना चाहे तो हम इस वाले ब्लॉक की हाइट को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो लेट से इस ब्लॉक की जो हाइट है वो कुछ h है, तो ये हमारा d माइनस x1, ये h, ये l माइनस x2 माइनस x1। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप कह सकते हो h स्क्वायर प्लस d माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नाउ इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू डी माइनस x1, और यहाँ पे वेरिएबल का फिर करोगे तो कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस dx1/dt इज इक्वल टू 2 इंटू एल माइनस x2 माइनस x1, फिर माइनस x2 का अगर डिफ्रेंशिएशन करे तो ये हो जाएगा माइनस dx2/dt, इसका माइनस dx1/dt। तो अब देखो इसे अगर देखें तो यहाँ पे हम जो है यहाँ से सारी वैल्यूज़ अज्यूम कर सकते हैं। तो माइनस dx1/dt को हम क्या लिख देंगे, माइनस vb, तो इसे लिख दो vb। माइनस dx2/dt को हम क्या लिख सकते हैं, va लिख सकते हैं, माइनस को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा va, और ये अगेन हमारा कितना हो जाएगा vb, ये ब्रैकेट में लोगे है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा vb। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड्स हैं, तो d माइनस x1 माइनस vb इज इक्वल टू l माइनस x2 माइनस x1 माइनस va प्लस vb। तो इस तरफ अगर लेके आए तो ये हो जाएगा हमारा 2vb इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, इसे अगर हम करें तो ये तो हमारा आ जाएगा d माइनस x1 होल इंटू माइनस vb विल बी इक्वल टू l माइनस x2 माइनस x1 होल इंटू, फिर ये अंदर हो जाएगा माइनस vb प्लस va। तो यहाँ से va माइनस vb जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस vb इंटू डी माइनस x1 अपॉन l माइनस x2 माइनस x1। तो डी माइनस x1 अपॉन l माइनस x2 माइनस x1 क्या होगा,
डी माइनस एक्स वन अपॉन एल माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल से। तो माइनस वी बी कॉस थीटा, तो ये वी बी इस तरफ भेजोगे तो वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी कॉस थीटा। तो हमारे पास आराम से आ गई वैल्यू वी ए इज इक्वल टू वी बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो होप करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे से शायद कोई गलती हो गई होगी तो, लेकिन आंसर हमारा यही आया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन, हाँ करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ता। सेकंड मेथड आप अगर यहाँ पे यूज़ करने जाते तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती और क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता। तो फर्स्ट मेथड आप यहाँ पे यूज़ करना ही पड़ेगा, सेकंड मेथड आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है मैं फ़र्स्ट मेथड आपको सिखा रहा था, नहीं तो हम तो अगर जेईई मेन और नीट वगैरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें सेकंड मेथड यूज़ करके फटाफट अपना आंसर ला सकते हैं, बट सेकंड मेथड यूज़ करके, बट फर्स्ट मेथड ऐसे क्वेश्चंस में यूज़ आता है। अब जो है एक रॉड कंस्ट्रेंट पे लास्ट ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है न्यूटन्स लॉज लगाने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सेलरेशंस हमें ढूंढने पड़ेंगे अलग अलग ब्लॉक्स के। तो पहले ये वाला एक क्वेश्चन लो, ऐसे करके हमें एक हेमिस्फियरिकल ऐसे ब्लॉक दिया है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे एक डंडा, ऐसे थोड़ा यहाँ से मोटा पतला हो गया, लेकिन वो आप देख लेना, मतलब यहाँ से मोटा थोड़ा हो गया है, तो यूनिफॉर्म है रॉड, ऐसा नहीं है, मेरे से ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती इसके लिए ऐसे, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये जो हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है इसकी रेडियस हमें आर दी हुई है, और ये जो स्टिक है इसका ये वाला एंड इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v1 से, और ये भी इस तरफ जा रही है ये हेमिस्फीयर वेलोसिटी v2 से इस तरफ, और ये एंगल हमें दिया हुआ है थीटा। तो हमें इधर पूछा है कि कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एडवांस लेवल का, मैंने ये फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 से उठाया है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्लास में ले लिया करूँ। तो इसमें हमें बोला है कि थीटा के चेंज होने की रेट निकालो। तो ये क्वेश्चन आप किस तरीके से हैंडल करोगे, तो इसमें भी आपका बेसिक रॉड कंस्ट्रेंट का ही लगेगा, बट इसमें आप किस तरीके से हैंडल करोगे वो हम देखते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो, वो देखो। तो फर्स्ट तो देखो हम मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, x है, ये डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x मान ली। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे dx/dt क्या होगा, तो यहाँ पे तो दो तरफ से जो है x बढ़ रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है दोनों तरफ से, कहीं से घट नहीं रहा है, यहाँ से भी x बढ़ रहा है, यहाँ से भी x बढ़ रहा है, मतलब इधर से तो v2 वेलोसिटी से बढ़ रहा है और इधर से v1 वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो हम अपने रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो मान लेते हैं कि ये जगह रेस्ट पे है, तो इस वाले एंड की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में v1 प्लस v2 हो जाएगी। तो हम dx/dt को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। अब देखो ये v2 से ऐसे आगे बढ़ रहा है, मतलब इसका हर एक पॉइंट v2 से ही आगे बढ़ रहा होगा ना, क्योंकि ये तो एक ऐसे ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका सेंटर भी v2 वेलोसिटी से ही आगे बढ़ रहा होगा, ये v1 से बढ़ रहा है। तो अगर हमें रेट बताना है तो दोनों तरफ से क्योंकि ये बढ़ ही रहा है, तो हम क्या कह देंगे, v1 प्लस v2 से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस रेट से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारा x। और यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, ये r दी हुई है हमें इसकी रेडियस, तो हम यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर इधर गिरा देंगे और ये परपेंडिकुलर ऐसे करके गिरा देंगे, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इसमें x और r को हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं वो देखो। तो थीटा के सामने जो ये हमारा साइड है वो है r, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है, 90 डिग्री एंगल के सामने है। तो हम साइन थीटा अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो साइन थीटा हम r/x लिख सकते हैं। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, r/sin थीटा, हमें थीटा और r पता है ना, x हमें मतलब ये करना है, निकालना है, एक तरीके से निकालना नहीं है, मतलब वेरिएबल है। तो यहाँ पे इसे आप लिख सकते हो r/sin थीटा को r कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है।
तो अगर आप x इज इक्वल टू आर कोसेक थीटा को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आएगा वो देखो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू आर कोसेक थीटा। आर तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये जो कोसेक थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और क्योंकि ये t के टर्म्स में नहीं है तो आगे डी थीटा बाई डी टी भी हमें लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। dx बाई डी टी हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, v1 प्लस v2 है तो पुट कर दो, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू माइनस आर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा टू डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा पूछा था, तो यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा को डिनोट कर रहा है। थीटा किस हिसाब से चेंज कर रहा है, टाइम के हिसाब से, यही तो है थीटा के चेंज होने की रेट। तो हम इजीली कह सकते हैं डी थीटा बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन आर कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा विद अ नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही आपको ये नेगेटिव साइन कुछ बताना चाह रहा है। ये नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा जो ये थीटा है ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, खुद विजुअलाइज भी कर सकते हो, ये भी इस तरफ जाएगा और ये भी इस तरफ जाएगा, तो थीटा ज़रूर टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि थीटा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज आपको पूछना चाहे तो आप डी थीटा बाई डी टी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली यही लिख सकते हो। आप इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बुक में सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया हुआ है, v1 प्लस v2 अपॉन आर बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारे पास डी थीटा बाई डी टी की फाइनल वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये नहीं माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि ये डिक्रीज कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 प्लस v2 बाय आर कॉस थीटा दिस इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ गई, मतलब थीटा इस स्पीड से क्या होगा, चेंज होगा। तो आगे जो है एनएलएम पे बेस्ड क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी सा मेथड बता देता हूँ, वर्चुअल वर्क मेथड। उससे हमारा काम जो है बहुत कम हो जाएगा, उससे हम इजीली अपने सारे एक्सेलरेशन वगैरह के रिलेशन निकाल पाएंगे। तो वर्चुअल वर्क मेथड और कुछ नहीं कहता है, वो ये कहता है कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0। तो आपने जो पुली ब्लॉक सिस्टम अभी तक पढ़ रखे उसमें आप ये जानते हो कि टेंशन जो होता है वो इंटरनल फोर्स होता है। तो टेंशन का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय टेंशन, समीशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0 इन अ पुली ब्लॉक सिस्टम। ये आपको अपने मन में लेके चलना है, मतलब टेंशन के द्वारा जो भी वर्क डन होगा किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम पे वो 0 के इक्वल होगा। अब वर्क डन क्या होता है ये तो सबको ही पता होगा, अगर कोई भूल गया होगा तो बता देता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, हमें मान लो कि ऐसे करके कोई सिस्टम दिया हुआ है, ऐसे इससे ऐसे एक स्ट्रिंग से एक, पहले तो एक बड़ा सा पुली लटका है, फिर यहाँ पे ऐसे एक छोटा पुली लटका हुआ है m1 मास का, फिर यहाँ से ऐसे करके ये स्ट्रिंग गई है, यहाँ पे एक पुली ऐसे है, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, एक बार और बनाता हूँ। नीचे ये ऐसे है हमारी पुली पर वाली, यहाँ से ऐसे एक ब्लॉक लटका हुआ है ऑफ मास m1, फिर यहाँ से ऐसे करके एक पुली गया हुआ है, वो इससे ऐसे चिपका है, और नीचे ऐसे एक m2 ब्लॉक है। तो हमें बोला इसमें फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ m1 एंड m2 एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स।
तो इस पे आप वर्चुअल वर्क मेथड किस तरीके से लगाओगे वो देखो। पहले तो आप पूरे सिस्टम पे जो है टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इसमें टेंशन आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे ये एक पूरी स्ट्रिंग है, तो इसमें हर जगह टेंशन टी टी होगा, यहाँ टी यहाँ टी यहाँ टी, हर जगह टी टी टेंशन ऐसे करके लगेगा। अब ये जो हमारी पुली है ये मासलेस है, तो मासलेस पुली पे जो फोर्स लगेगा, तो ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। तो ऊपर इसके ऊपर 2T फोर्स लग रहा है, तो ज़रूर ये जो स्ट्रिंग है ये इसे अपनी तरफ पुल कर रही होगी बाई फोर्स 2T। तो ये हमने किससे निकाला, हमारे जो आइडियल पुली और आइडियल सारे कंडीशंस का जो कंस्ट्रेंट होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उससे हमने निकाला। ये मैंने बोला ना सारी कंडीशंस आइडियल है, ये आपको मान के चलना है जब तक मैं ना बताऊँ। तो इसमें 2T टेंशन है, तो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर भी 2T फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम टेंशन वर्क मेथड अगर यूज़ करें तो दो मासेस पे यहाँ पे टेंशन वर्क कर रहा है। तो अगर मान लो कि इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे जा रहा होगा, इसका मास ज़्यादा है तो ये ज़रूर नीचे जाएगा। लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ x1 है, इसका ऊपर की तरफ x2 है। तो इसके ऊपर टेंशन का वर्क डन कैसे लिखोगे, टेंशन का वर्क डन इस पे लिखोगे फोर्स दैट इज़ टेंशन इनटू x1, बस टेंशन का वर्क डन है, mg का नहीं, टेंशन इनटू x1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा मतलब इन दोनों के बीच जो एंगल है, तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो वो -1 हो जाएगा कॉस 180 डिग्री, तो -tx1 प्लस इसके ऊपर वर्क डन देखो टेंशन की वजह से, टेंशन और x2 दोनों सेम दिशा में है, तो इन दोनों का क्या कर दो, सीधा प्रोडक्ट ले लो 2t इंटू x2, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 2tx2 इज इक्वल टू tx1 आ गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो 2x2 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा। अब इसमें ही जो है आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे पहले अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा, फिर एक्सेलरेशन के लिए वापस डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन का मिल जाएगा। तो 2a2 इज इक्वल टू a1 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगर इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a1 है और इसका a2 है, तो यहाँ पे अगर इसका a2 है तो इसका क्या होगा, 2a2 हो जाएगा। तो a1 इज 2 टाइम्स a2, तो इसे a मान लो, ये a मान लो और ये 2a मान लो। तो यहाँ पे अब इजीली हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से, m1g ये नीचे जा रहा है, तो m1g माइनस टी इज इक्वल टू 2m1a, इस पे 2t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखो इसमें आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो टेंशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं 2m1 माइनस m2 अपॉन 4m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट पेस पे चला गया था, तो आपको बता देता हूँ वापस। यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे 2t था और यहाँ पे नेगेटिव में t था, तो 2 ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से t और t कैंसिल हो जाता, एक बस बच जाता। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू तो मिल ही गई है, तो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो। तो वो सब तो आप खुद भी कर सकते हो, टेंशन निकालना। यहाँ पे अगर हिंज फोर्स यहाँ पे पूछ लिया जाए कि हिंज फोर्स कितना होगा, तो इधर टी लग रहा है, तो हिंज फोर्स ज़रूर टी होगा, बिकॉज दिस पुली इज़ मासलेस। अब कुछ लोग को इसमें ये भी दिक्कत हो सकती है कि सर आपने बोला कि ये मासलेस है तो इसके पास एक्सेलरेशन कैसे है। तो F इज़ इक्वल टू ma से अगर ये 0 है तो हमारा फोर्स 0 होना चाहिए, ये अगर 0 है तो ये 0 होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये 0 ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 0 होना चाहिए। ये और ये 0 हो, ये ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होता तो फोर्स 0 होना पड़ता, बट मास हो सकता था कुछ हो जाए, तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वर्चुअल वर्क मेथड के कैसे यूज़ करते हैं ये भी समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा ये वाला। इसमें मतलब 3 ब्लॉक्स में लगाऊंगा, 3 ब्लॉक्स के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अलग सी तो थ्योरी नहीं हो जाएगी।
ये देखो ऐसे करके पहले एक बड़ी पुली है, उस पे यहाँ पे कोई M1 मास का ब्लॉक है, फिर यहाँ से यही नीचे गई है, फिर यहाँ पे एक और पुली इससे अटैच्ड है ये वाले स्ट्रिंग से ही, फिर इसके ऐसे दो एंड से दो ब्लॉक लटके हुए हैं ऐसे ऐसे, ये ब्लॉक्स हैं। लेट्स से दिस इज M2 एंड दिस इज M3। तो अब देखो M1 मान लो कि M3 और M2 का मिला के मास M1 से ज़्यादा होगा, तो ये जो है ये वाली पुली ऐसे नीचे आएगी, तो ये वाली पुली जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से हमारा M1 ऊपर जाएगा। तो इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के हमें तीनों के पहले तो एक्सेलरेशंस भी निकालने हैं और फिर इसमें दोनों में टेंशन भी निकालनी है। तो मैं आपको बस समझा दूंगा, कैलकुलेशन पार्ट में आप पे छोड़ दूंगा। तो इसमें देखो ये हमारे ये दोनों नीचे जाएंगे, तो हो सकता है कि दोनों ही नीचे ना जा रहे हो, किसी का मास ज़्यादा हो जिसकी वजह से पुली नीचे जा रही हो, तो मान लेते हैं हम कि दोनों ही नीचे जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऊपर जा रहा हो, तो उसमें जब हम एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक नेगेटिव साइन दिख जाएगा अपने रिजल्ट में। वो नेगेटिव साइन ये दर्शाएगा कि आपने जो डायरेक्शन मानी हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मान लो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कुछ A2 है, इसका कुछ A3 है। अब क्योंकि ये पुली भी मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, जो नॉर्मल एडवर्ड्स मशीन के केस में होता था। तो देखो ये नीचे जाएगा तो पुली भी नीचे जाएगा। पुली कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा? इन दोनों के एवरेज से, मतलब A3 प्लस A2 बाई 2, A3 प्लस A2 बाई 2 से ये पुली नीचे जाएगा। तो ये ब्लॉक जो है ये भी ऊपर आएगा A3 प्लस A2 बाई 2 से। तो अब देखो एक्सेलरेशंस तो हमने 2 मिनट में रिलेट कर दिए। अब पहले ये तो मैंने नॉर्मल मेथड से जो हमारा वो फार्मूला होता था उससे यहाँ पे ये कर लिया। आप चाहो तो ये वर्चुअल वर्क मेथड से भी कर सकते हो। तो मान लो ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन TT है हर जगह, यहाँ T लगेगा, यहाँ T लगेगा, यहाँ TT, हर जगह TT टेंशन लगेगा। यहाँ नीचे दो ऐसे T हैं तो ऊपर ऐसे 2T आ जाएगा, बिकॉज दिस पुली इज मासलेस। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार करने की ज़रूरत नहीं। हर जगह इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो वर्चुअल वर्क मेथड। तो मैंने तभी बता रखा था कि बस वर्क के लिए ही नहीं होता है, आप T इंटू A1 T इंटू V2 ऐसे करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि इनिशियली हमें पता नहीं था कि ये चीज़ होने वाली है कि पुली का एक्सेलरेशन A3 प्लस A2 बाई 2 आने वाला है, तब हमने ये मान रखा था कि ये A1 से ऊपर जा रहा है, तो ये A1 से ऊपर जाएगा तो ये A1 से ही नीचे आएगा। तो मान लो कि इस पे अगर करें हम, तो ये ऊपर जा रहा है A1 से और टेंशन भी ऊपर लग रही है, तो 2T इंटू A1, ये नीचे जा रहा है A2 से और टेंशन ऊपर एक्ट कर रहा है, तो -T इंटू A2। सिमिलरली इसके लिए -T इंटू A3, तो वापस सेम रिलेशन आपको मिल जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि सारे टेंशन फोर्सेस का नेटवर्क डन आप निकालता है तो वो 0 आता है। तो T तो उधर जाके भी कैंसिल ही होने वाला है, यहीं कर देते हैं। तो 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, तो ये A1 की वैल्यू A2 प्लस A3 बाई 2 आ रही है। तो ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से तो पहले हमने बेसिक चीज़ कर ही ली। अब तीनों ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देंगे। तो इस वाले पे अगर लगाए तो ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन दिस, तो 2T माइनस M1G इज इक्वल टू M इंटू A2 प्लस A3 बाई 2। फिर इस पे लगाए M2 पे, तो ये नीचे जा रहा है, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A2। इस पे लगाए तो M3G माइनस T इज इक्वल टू M3A3। तो 3 इक्वेशन बन गई। एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन हमने पहले ही यूज़ कर ली है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बनी है
तीन वेरिएबल्स भी हैं, A2 A3 A2 A3 और ये T। मतलब ये A2 और A3 और T ये तीन ही वेरिएबल्स है ना, तो तीन वेरिएबल्स के लिए तीन इक्वेशन इनफ होती है। तो तीन इक्वेशंस का यूज़ करके आप आराम से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ये A1 जो है, A1 इसका एक्सेलरेशन है ये वाले ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आप A2 A3 निकालने के बाद तो आराम से निकाल ही लोगे। तो इसमें क्या करोगे, सामने सामने दिख रहा है, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, फिर इससे वापस इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ईजिली अपने रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो आप इनसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, फिर उसके बाद टेंशन निकाल सकते हो। बहुत इजीली आप इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हो और अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो होप करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कैलकुलेशन का पार्ट तो मैं होप करता हूँ कि आप पे छोड़ ही सकता हूँ। तो ऐसे ही कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड कुछ और सवाल लेते हैं जिसमें हम वर्चुअल वर्क मेथड का यूज़ बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो देखो, कुछ ऐसा सिस्टम दिया होता है कुछ क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस है ना, बस मैं आपको फेमिलियर करवाने के लिए करा रहा हूँ। तो ऐसे दो ब्लॉक लगा दिए जाते हैं, इनके बीच में बहुत सारी पुलीज डाल देते हैं। ये मान लो ऐसे करके, पहले इधर एक पुली अटैच्ड है, ये पुली ऐसे जा रही है, यहाँ पे एक पुली से ऐसे करके इससे जुड़ी है, और फिर ये पुली वापस ऐसे नीचे जा रही है, फिर वापस इधर एक और पुली है ऐसे, फिर ये वापस ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ये मान लो एक और पुली ले लेता हूँ, एक और पुली ऐसे है, फिर ये लास्ट में इधर जाके ऐसे टर्मिनेट हो जा रहा है, यहाँ पे ये बंद हो गया। तो हमें बोला है कि ये आगे की तरफ, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये किसी वेलोसिटी v1 से चल रहा है, तो हमें बोला है कि B की वेलोसिटी कैलकुलेट करो कि ये कितने वेलोसिटी से आगे या पीछे जो भी मानना है मूव करेगा। तो आप किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी मान सकते हो इक्वेशन में। वैसे तो ये देख के हम ऑलरेडी समझ ही सकते हैं कि इसकी भी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। लेट से v2, va vv भी ले सकते हो, हम हमेशा वही लेते हैं, मैंने सोचा कुछ अलग सा ले ले। तो अब इसमें टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पूरी स्ट्रिंग सेम टू सेम ही है, तो इधर T, इधर T, इधर T, इधर T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे T। तो इस वाले ब्लॉक पे पीछे के तरफ 1 2, हाँ 1 2 3 4 जगहों से इस पे पीछे की तरफ टेंशन लग रहा है, और सिमिलरली इसके ऊपर भी 4 जगहों से ही लग रहा है। तो आप अगर वर्क टेंशन मेथड का यूज़ करोगे, वर्चुअल वर्क मेथड का, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसकी वेलोसिटी इधर है, टेंशन इधर है, तो 4 टाइम्स T इंटू v1 माइनस नेगेटिव होगा, cos 180 डिग्री होगा इसके लिए, प्लस T 4T इंटू v2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, 4 से 4 भी जाएगा, तो v1 की वैल्यू v2 के इक्वल आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बहुत तरीके के देखने मिल जाएंगे। अगर ये वर्चुअल वर्क मेथड अच्छे से समझ में आया है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक है बिल्कुल, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये वाले। तो होप करता हूँ ये अभी जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट और रॉड कंस्ट्रेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं ये समझ में आए होंगे। अब मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पटक पटक के ला सकता हूँ, लेकिन उतनी वैरायटी की हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अगर चाहिए होगा किसी को तो कमेंट्स में बता देना, मैं ला दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कंस्ट्रेंट मोशन से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं, और शायद ही कोई टीचर इतने सारे क्वेश्चंस लेता भी है। बहुत ज़्यादा कुछ लेते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब नहीं लेते। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे भी नहीं, हो सकता है आपको और कुछ टाइप्स देखने को मिले। तो ऐसे इसी पुली में बहुत सारे पुली आपको लटका के दे देंगे, किसी की वेलोसिटी बोल देंगे कुछ है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को लगता है जब मैंने आपको वर्चुअल वर्क मेथड सिखाई दिया है तो आप खुद भी हैंडल कर ही सकते हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको पुली लटका के दे देंगे,
हर जगह से अलग अलग ब्लॉक्स लटके होंगे, ऐसे ऐसे देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन कहीं देखने मिल सकता है आपको। यहाँ पे एक ब्लॉक लटका देंगे, फिर यहाँ से ऐसे करके एक और पुली डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रिंग निकालेंगे, फिर इधर ऐसे एक और बड़ा सा ब्लॉक लटका देंगे, बोलेंगे ये किसी वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी निकालो। तो वर्चुअल वर्क मेथड का अब आदत पड़ ही गया होगा, तो देख लो। पहले तो ये एक पूरी स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर लो हर जगह, टी 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 टी। तो ये टी टी ऊपर लग रहा है तो नीचे 2t लग रहा होगा क्योंकि मासलेस पुली है। इधर भी टी टी ऊपर लग रहा है तो नीचे 2t। तो इस वाले ब्लॉक पे ऊपर ऊपर ऐसे पुल कर रहा होगा 2t से, तो नेट इसके ऊपर 4t टेंशन लग रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये ज़रूर ऊपर आ रहा होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो पता चलेगा कि ये भी नीचे जा रहा है, नहीं आएगा जो कि। तो देखो ये 4t है ऊपर की तरफ, v नीचे की तरफ, तो -4t इंटू वी प्लस t इंटू वी डैश मान लो इसकी वेलोसिटी। तो ये 0 के इक्वल होगा, t से t जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू 4v, मतलब v डैश 4 गुना वेलोसिटी से ऊपर आएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी ये कर लिया, मतलब अब इतने में तो आदत लगी गई होगी क्योंकि वर्चुअल वर्क मेथड बहुत ज़्यादा ही इजी सा मेथड है। तो होप करता हूँ आप इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अगर टैकल कभी किए तो संभाल लोगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसे टाइप के पूछ लिए जाते हैं या ये वाले पूछ लिए जाते हैं। कुछ अलग सा अगर मुझे मिला तो ले लूँगा। फिर ये वाले भी होते हैं कुछ, जैसे लास्ट में मैं 3-4 टाइप बता दे रहा हूँ ऐसे, मतलब ये इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक रिंग लटका देंगे इधर से ऐसे, फिर एक रिंग कह देंगे ऐसे है, ये रिंग यहाँ के तरफ मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी, या ये किसी ब्लॉक से मान लो अटैच्ड है ऐसे जो कि नीचे रखा हुआ है। ये ब्लॉक इस तरफ किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, ये एंगल दिया होगा तो आप आराम से ये चीज़ें भी खुद हैंडल कर सकते हो। ये अगर इस तरफ जा रहा है तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट आपको निकालने पड़ेंगे। इसकी आगे की तरफ कुछ वेलोसिटी v होगी, v डैश होगी मान लो, तो ये v से आगे जा रहा है तो इसे आगे बढ़ाओ, ये एंगल भी थीटा होगा तो इसका इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, है ना। और इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका v डैश cos थीटा इस तरफ आ जाएगा। तो v डैश cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा जाएगा, v डैश इज इक्वल टू v आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपको, मतलब ऐसे टाइप्स देखने मिलते हैं। बट मैंने बहुत से क्वेश्चंस करवा लिए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ना चाह सकता हूँ, मतलब आप खुद भी ट्राई कर ही सकते हो मेरे हिसाब से। तो अब अगले लेक्चर से जो है हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेज कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे। फिर जो है हम बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स लेंगे। फिर स्प्रिंग मास ब्लॉक सिस्टम भी डिस्कस करना है, मतलब अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो हमने कंस्ट्रेंट मोशन ही ख़त्म किया है, मतलब मान के चलो ये कितवा लेक्चर था, शायद 8वां लेक्चर था ना। तो ये 8वां लेक्चर था तो कम से कम 15 लेक्चर तो जाएंगे शायद इसके, 15 या वही 14-15 कुछ लेक्चर्स होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, क्योंकि वो वेइंग मशीन वगैरह भी अभी बाकी ही है। तो वो सब करने के बाद फिर हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उतना भी ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें जेईई एडवांस तक लगता है उतना तो मैं कवर कर ही रहा हूँ। और साथ ही में मैं सोच रहा हूँ कि अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम जेईई एडवांस्ड और ओलंपियाड लेवल के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और हम क्लास इलस्ट्रेशंस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी ले ही लेते हैं, तो हो जाएगा आपका, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाय।